Today we are going to start the new chapter, chapter number 4, the freedom struggle of 1857. Okay, and in this part of the chapter, we are going to learn about the freedom struggle against the British in India, which was about the year of 1857. Okay, then now listen carefully. The first paragraph is there. In 1857, a great struggle took place in India, which completely shook the British government. This struggle did not arise all of sudden. Earlier, as well, many such struggles took place in India against the British. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book The Indian War of Independence 1857. Later, many revolutionaries got inspiration from it to fight against the British. Then अब ये जो 1857 का जो स्ट्रगल है जिसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं, तो as we know that in that era, that means in the 18th century, the British people or the British government was established in India, or the British were rule on India, and the freedom struggle which is about to take out the roots of British rule from the India. तो ये फ्रीडम स्ट्रगल क्या है? तो ब्रिटिश लोगों के ये जो रूल्स है उसको इंडिया से बाहर निकालना, तो ये स्ट्रगल या ये फ्रीडम फाइट उस वक्त की वहां पे थे. तो 1857 की जो फ्रीडम फाइट है जिसने पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला दिया था, मतलब सोच में डाल दिया था या थोड़ा टेरर भी उनके अंदर बना दिया था. तो ये जो स्ट्रगल थे ये बिल्कुल सडनली अचानक से ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं थे. तो इससे पहले भी कुछ स्ट्रगल वहां पे हुए, कुछ मूवमेंट हुए ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में, लेकिन ये जो 1857 की जो स्ट्रगल हुई या फ्रीडम फाइट हुई जिसका स्कोप बहुत बड़ा था, है ना, उसका जो बैकग्राउंड है वो मतलब जानने लायक कंसिडरेबल ऐसा है. जो वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने अपनी बुक के अंदर, मतलब उनकी जो बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसमें अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है 1857 के स्ट्रगल का कि किस तरह से ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में लड़ा जा सकता है. तो उससे बहुत से सारे रिवॉल्यूशनरी जो थे, जिसे हम क्रांतिकारी कहते हैं, तो उन्हें एक इंस्पिरेशन मिला कि ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में हम लड़ सकते हैं. तो इस तरह की ये 1857 की एक फ्रीडम फाइट थी जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज स्ट्रगल बिफोर 1857. तो 1857 से पहले जो भी कुछ स्ट्रगल हुए जिनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं. ओके, देन नाउ लिसन केयरफुली. At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of British government. तो जिस तरह से यहाँ पे बोला गया है कि हर एक जगह पे जहाँ पे ब्रिटिश लोगों का रूल था इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोगों ने अपना जहाँ पे रूल इस्टेब्लिश करके रखा हुआ था, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इल इफेक्ट्स हैं, मतलब बुरे परिणाम जिसे हम कह सकते हैं, है ना, तो उन्हें बेयर कर रहे थे, उन्हें सहन कर रहे थे इंडियन पीपल. द इंडियन स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉइटेड इन एवरी स्ट्राटा ड्यू टू द कंपनीज रूल. तो इंडियन पीपल को फील हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हें वो हर एक तरीके से इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना. एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हर एक तरह से हर एक चीज को ग्रैब कर रहे हैं, छीन ले रहे हैं, है ना, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. तो दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूल. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जब लोगों को पता चला कि ये जो ब्रिटिश रूलर्स हैं या ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनके इल इफेक्ट्स जब लोगों को समझ में आए कि हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जा रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि लोगों के दिलों में वहां पे डिसकंटेंट हुआ. व्हाट इज मीन बाय डिसकंटेंट? डिससेटिस्फैक्शन वी कॉल इट. ओके, वो डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और जिसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल. जो ये कंपनी रूल था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका रूल चल रहा था.
तो उसके दौरान जो कॉमन पीपल है और जो फार्मर्स है वो बैंकरप्ट हो गए, मतलब उनके ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया, लोन बढ़ गए। इन 1770 देयर वाज मेजर फेमिन इन द बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस यानी बंगाल का जो प्रांत है वहां पे 1770 में बहुत बड़ा फेमिन, अकाल वहां पे आया, है ना। बट द ब्रिटिश रूलर्स वेयर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टूवर्ड्स इंडियन पीपल। मतलब अब जब ब्रिटिश रूलर्स वहां पे थे, उनके पास गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट का काम क्या है कि लोगों के कन्वीनियंस को देखना, है ना, उन्हें हर एक तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करना। लेकिन इतना बड़ा फेमिन आने के बाद भी, इतना बड़ा अकाल आने के बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट तरह से रूल कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की सेंसिटिविटी इंडियन पीपल के लिए नहीं थी, जैसे कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं था कि लोगों के कितने हाल हो रहे हैं। ओके, फ्रॉम 1763 to 1857 the peasants of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फकीर। ओके, तो अब यहाँ पे 1763 से लेकर 1857 तक जो बंगाल के पीजेंट से, व्हाट इज मीन बाय पीजेंट, पीजेंट मीन्स द पुअर फार्मर। ओके, पुअर फार्मर जो है बंगाल के, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जो सन्यासी फकीर थे उन्होंने एक रिबेल किया था, एक क्रांति वहां पे की थी, रिवॉल्यूशन वहां पे किया था, है ना। तो उसमें वो पार्टिसिपेट हो गए। कौन, जो फार्मर थे वो, है ना, पुअर फार्मर। वो बैंकरप्ट हो गए थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स थे उन्हें वो बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे, उसके इल इफेक्ट उनके ऊपर हो रहे थे, जिसकी वजह से वो पार्टिसिपेट हो गए कहाँ पे, जो रिबेल हुआ सन्यासी फकीर्स का, उसमें। देन सिमिलर रिवोल्ट टुक प्लेस इन गुजरात। तो गुजरात में इसी तरह का एक रिवोल्ट वहां पे फिर से हुआ। ओके, एक क्रांति वहां पे हुई, जिस तरह से गुजरात में हुआ, राजस्थान में भी हुआ, उसके साथ साथ महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया, इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहां पे भी। उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट। उसमें उमाजी नाइक जो थे एक फ्रीडम फाइटर है, या जिसे रिबेलियन हम कह सकते हैं, वो उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली फाइट किया ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये जो उमाजी नाइक थे उन्होंने वहाँ के जो लोकल रामोशीज थे, रामोशीज मतलब एक सेक्ट है, ओके, एक कम्युनिटी है, तो रामोशीज कम्युनिटी के पीपल को उन्होंने इकट्ठा किया, और वहाँ के लोकल यूथ यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो यंग मतलब पीपल थे, यूथ था, उसे ऑर्गेनाइज किया और फिर रिवोल्ट किया ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में। दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। अब उन्होंने एक अपील वहां पे कर दी, है ना, तो एक डिक्लेरेशन उन्होंने कर दिया कि, एक डिक्लेरेशन वहां पे कर दिया कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके रूल को हम ओवरथ्रो करके रहेंगे, यहाँ से निकाल के, इंडिया से निकाल के रहेंगे। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा। तो इससे अदर जो रीजन है वहाँ के लोग भी इंस्पायर्ड हो गए, जैसे कि पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक और भोर, इस जगह के पीपल भी इंस्पायर्ड हो गए और वो भी ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में वहाँ पे रिवोल्ट करने लग गए, या अगेंस्ट में वहाँ पे जाने लग गए। ओके, नेक्स्ट है 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड टू डेथ इन पुणे। तो इस सब चीज की वजह से, इस रिवोल्ट की वजह से क्या हुआ कि 1832 में उमाजी नाइक जो लीडर थे इन सब लोगों के, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उन्हें हैंग टू डेथ मतलब फांसी की शिक्षा पुणे के अंदर दे दी। किसने दी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ओके, द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट communities also changed the British rule, okay, also challenged the British rule। तो जो इंडियन ट्राइब्स हैं, कुछ इंडियन ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज के जो पीपल थे उन्होंने भी ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया, उनके सामने वो भी डट कर खड़े हो गए कि आपके जो इनजस्टिस वाले रूल है वो नहीं चलेंगे। देयर लाइवहुड वॉज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो ये जो पीपल थे उनकी जो लाइफ है वो टोटली डिपेंड थी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। अब ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजें, वट एवर द गुड्स
which obtain from the forest. It is called the forest resource. And why we obtain such a type of goods? For the livelihood. Okay, for example, if we chop some ticks or the wood from the forest, or maybe we can collect the honey, है ना, मध, उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं. तो जो भी फॉरेस्ट की चीज है उसे कलेक्ट करके दूसरी जगह पे जाकर बेचना, इससे किसी कुछ पीपल्स की, यानी फॉरेस्ट के ट्राइब के जो पीपल हैं उनकी लाइवहुड वहां पे चलती थी. तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ला दिए. किसने ला दिए? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने. ओके, कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश लॉ पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन इट. कॉन्सिक्वेंटली बिहार, कोलाम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड ऑफ ओडिशा, देन सांथल्स ऑफ बिहार फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में इनके साथ साथ बिहार कोलाम एरिया का छोटा नागपुर फटा छोटा नागपुर के जो कोलाम एरिया है वहाँ पे, उसके बाद जो ओडिशा के गोंड है उन्होंने, और बिहार के संथाल जो थे उन्होंने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में इसी तरह से फाइट स्टार्ट कर दी. देन द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फोंट सावंत फ्रॉम कोंकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश. तो उसके साथ साथ जो गडकरीज थे कोल्हापुर के, उसके साथ साथ कोंकण के फोंट सावंत जो थे उन्होंने भी ब्रिटिश को चैलेंज किया. बिफोर 1857 सम जमींदार्स एंड रॉयल क्लास फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश. तो 1857 से पहले कुछ जमींदार्स जो थे, डू यू नो अबाउट द जमींदार्स? दैट मीन्स द पीपल who have a excessive land, who have a land and who are the owner of a big land. Okay, that is called zamindar. Okay, then कुछ रॉयल पीपल है ना, मतलब किंग से रिलेटेड रॉयल क्लास वाले जो पीपल हैं उन्होंने भी ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में रिबेल किया हुआ था. देन इन द आर्मी ऑफ द ईस्ट कंपनी देयर वेर मेनी इंडियन सेपॉइज. ओके, तो इंडिया के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश लोगों की, उस आर्मी के अंदर बहुत से सारे इंडियन सोल्जर्स थे. सिपॉइज मतलब जिसे हम कहेंगे सोल्जर्स. ओके, सर्वेंट या सोल्जर्स वो भी थे. चलो यहाँ पे एक डू यू नो वाला कॉलम बताया गया है. नेक्स्ट पेज से जाने से पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं. डू यू नो देन पाइका रिबेलियंस. ओके, ये पाइका रिबेलियंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं. फ्रॉम मिडिवल्स टाइम देयर वाज अ सिस्टम ऑफ पाइकाज एग्जिस्टिंग इन ओडिशा. ओडिशा के अंदर एक सिस्टम थी जिसे पाइकाज वहां पे कहा जाता है, जो मिडिवल टाइम में एग्जिस्ट थी. देन द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग वेयर नोन एज पाइका. ओके, तो जो किंग के कुछ इंडिपेंडेंट ऐसी स्टैंडिंग आर्मी थी, है ना, किंग के साथ स्वतंत्र ऐसी कुछ स्टैंडिंग आर्मी थी, उन्हें पाइका कहा जाता था. रेंट फ्री लैंड वेयर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग. किंग की तरफ से कल्टीवेशन के लिए उन्हें कुछ फ्री लैंड वहां पे दी जाती थी. द पाइकाज अर्न देयर लाइवहुड थ्रू इट. और जो पाइकाज थे, जो पीपल थे, वो इस तरह से अपनी लाइवहुड को वहां पे चलाते थे. देन इन रिटर्न दे वेर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग्स साइड, और इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर, अगर वॉर कभी होता है तो ये सारे पीपल जो है वो किंग की साइड से वहां पे खड़े हो जाते थे. इसके बदले में मतलब किंग उन्हें क्या प्रोवाइड करता था? लैंड प्रोवाइड करता था, और इस लैंड पे उनके लाइवहुड चलती थी. और किंग पे अगर कोई किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए तो एज अ आर्मी ये पाइका जो थे वो किंग की तरफ से लड़ते थे. इन 1803 द इंग्लिश कॉन्कर्ड उड़ीसा. दे टुक ओवर द हेरिडिटरी रेंट फीस लैंड ग्रांटेड टू द पाइकाज. तो ये जो उड़ीसा के अंदर 1853 में जब 1853 में इंग्लिश लोगों ने यानी ब्रिटिश लोगों ने उड़ीसा को वहाँ पे कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया, उसके बाद दे टुक ओवर द हेरिटेरी रेंट. तो उन्होंने एक हेरिटेरी रेंट उनके ऊपर लगा दिया, जो पाइकाज की लैंड के ऊपर, मतलब पाइकाज को जो लैंड ग्रांट की गई थी उसके ऊपर था. दिस मेड द पाइकाज एंग्री. तो इस चीज की वजह से जो पाइकाज पीपल है, मतलब ये जो पाइकाज है वो एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए. सिमिलरली common man's life had also become miserable because of rise in salt price due to tax imposed on it by the British. तो ब्रिटिश लोगों ने जो कॉमन पीपल है उनकी लाइफ को पूरी तरह से मिजरेबल कर दिया था, चाओटिक कर दिया था, दुखी कर दिया था. ओके, अनहैप्पी कर दिया था, सैड कर दिया था. क्यों कर दिया था?
तो इस तरह के टैक्सेस, जैसे कि लैंड के ऊपर टैक्सेस है, उसके साथ साथ जो सॉल्ट है उसके ऊपर भी टैक्सेस वहाँ पे लगा दिए। दिस रिजल्ट in an army rebel the Paikas against the British in 1817। तो 1817 में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में ये जो पाइकाज है उन्होंने उनके आर्मी ने रिबेलियन वहाँ पे किया था। ओके, देन बख्शी जगनबंधु विंध्याधर लेड दिस रिवोल्ट। तो इस रिवोल्ट को लेड करने वाले कौन थे? बख्शी जगनबंधु विंध्याधर, ये जो पर्सन है वो इस रिवोल्ट को लेड कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मेनी इंडियन सेपॉइज। दे तो मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसमें बहुत से सारे इंडियन सोल्जर्स भी थे। ओके, दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। अच्छा बर्ताव नहीं करती थी मतलब क्या क्या करती थी? देयर सैलरी एंड अलाउंस वेयर वेरी लेस। जो इंडियन सोल्जर थे उनकी सैलरी और जो अलाउंस वहाँ पे दिया जाता था वो बहुत ही कम था कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। तो ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा बेनिफिट और इंडियन सोल्जर्स को कम बेनिफिट था कंपनी गवर्नमेंट में। in 1806 at Vellore and in 1824 at Barakpur, the revolt took up a fire's form। तो 1806 में वेल्लोर और 1824 में बराकपुर, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फायर्स ऐसा एक रिवोल्ट ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में हो गया। देन ऑल दीज रिबेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। तो सभी के सभी जो रिबेलियंस हैं वो अपने टेरिटरीज में वहाँ पे ये क्रांति कर रहे थे। दे वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट। तो ये जो पीपल थे वो सिंगल हैंडेड मतलब उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था, अकेले लड़ रहे थे। और जो मतलब दे वेर लोकल इन नेचुरल, तो नेचुरली वो वहाँ के लोकल पीपल थे, सिंगल हैंडेड थे। और जो ब्रिटिश पीपल थे उनके पास पावर ज़्यादा थी, तो उन्होंने इस रिबेलियन को या इस रिवोल्ट को तोड़ दिया। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज सप्रेस बट इट डिड नॉट वैनिश। तो लोगों का ये जो रिवोल्ट है वो दबाया गया लेकिन खत्म नहीं हुआ। लोगों के अंदर जो डिसकंटेंट था, जो डिससेटिस्फैक्शन था, वो आज भी था। दिस एंगर ब्रस्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो ये जो गुस्सा है वो कहाँ पे निकला? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 में वो सब गुस्सा लोगों का निकला। एट वेरियस प्लेसेस द रिबेलियंस टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो बहुत सारी जगहों पे जो रिबेलियंस हैं उन्होंने ब्रिटिश लोगों को वहाँ पे फाइट किया। द डिसकंटेंट इन द माइंड ऑफ द डाइवर्स क्लास blowed out in the form of the struggle and its outbreak was the form of an armed rebellion। तो आगे चल करके ये जो डिसकंटेंट है लोगों के बीच में है ना, लोगों के मन में जो डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फेक्शन था, वो अब एक फाइट के अंदर, एक वॉर के अंदर बदल चुका था। जो रिबेलियंस थे उन्होंने अब आर्म्स उठा लिए, शस्त्र उठा लिया और शस्त्र के साथ जो ब्रिटिश पीपल है उनके अगेंस्ट में लड़ना स्टार्ट किया। कॉजेज फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो 1857 के स्ट्रगल का कॉज क्या कारण रहा? ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड वेयर देर वेयर मेनी किंगडम्स इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश पीरियड था उससे पहले इंडिया के अंदर बहुत से सारे किंगडम्स थे, किंग थे। वट एवर चेंजेस टुक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। ओके, तो जो भी सारे मतलब चेंजेस वहाँ पे हुए सेंटर में, जो भी विलेज सिस्टम है वहाँ पे बहुत से सारे कुछ इफेक्ट वहाँ पे नहीं हुए, लेकिन द विलेज सिस्टम कंटिन्यू एज इट इज़। तो विलेज सिस्टम जैसी थी वैसी वहाँ पे रही। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप न्यू सिस्टम। तो जब तक किंग थे, जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, किसी भी तरह के बदलाव उनमें नहीं थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश आए है ना, तो उन्होंने बहुत से सारे बदलाव करना स्टार्ट कर दिए। विलेजेस में भी, विलेज सिस्टम में भी नया सेटअप उन्होंने लाया। लुकिंग एट द
changing nature of village system created a feeling of instability and insecurity in the mind of the people. और ये सारे बदलाव जो है उन्होंने ये विलेज के जो पीपल है या जो भी सारे इंडियन पीपल है उनके दिलों के अंदर, उनके मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक इंस्टेबिलिटी की फीलिंग लोगों के अंदर आ गई, और जिसकी वजह से ये कॉज वहाँ पे, मतलब जिसकी वजह से ये स्ट्रगल जो है 1857 का वो वहाँ पे हुआ था, और ये कॉज इस स्ट्रगल का रहा था। और भी कुछ कॉजेस है, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल कॉजेस एंड अदर कॉजेस आर आल्सो देयर एज लाइक पॉलिटिकल कॉजेस, देन discontent among the Indian soldiers like this. Okay, now the next part we will learn in the next lecture. Okay.